मैग्नेटिक रीजन के अंदर मूव कर रही होती है तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है ना। उसकी वजह से गाइड रेल प्रॉब्लम्स हमने देखी थी कि अगर एक कंडक्टिंग रॉड को गाइड रेल्स के ऊपर रिलीज कर दिया जाए किसी वेलोसिटी को देकर, तो किस तरह से उसकी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चेंज होती रहती है। और जनरल क्वेश्चन भी कर लिया था कि अगर कोई फोर्स लगाया जाए उसके ऊपर एक्सटर्नल तो भी किस तरह से वेलोसिटी चेंज होती है। किसी को कोई डाउट था इसमें? नो सर। चलो तो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे क्वेश्चन जेई एडवांस में आ चुके हैं पहले भी। वो है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छा, अभी तक हमने जितना भी चैप्टर पढ़ा है उसके अंदर हमने कई बार ऐसे क्वेश्चन दिए हैं कि किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैं उसके बारे में एक बात बताना चाहता हूँ कि हम जो रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं वो एक सिलेंड्रिकल रीजन होता है और उसे बोला जाता है एक वोर्टेक्स। ठीक है ना। तो वोर्टेक्स बेसिकली एक सिलेंड्रिकल रीजन होता है विद मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैं इस तरह से शो करता था आपको कि किसी रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो इस तरह से बी, तो इसे मान के चलना था कि ये एक सिलेंड्रिकल रीजन के अंदर बोला जा रहा है, जो सिलेंडर इनटू द प्लेन जा रहा होगा। तो इसी शेप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उन्हीं के बारे में पढ़ना हमारे सिलेबस के अंदर है। अब क्योंकि और किसी तरीके की आती नहीं है इसलिए इस चीज को पहले नहीं बताया था, पर अब इसका यूज है इसलिए मैं ऐसा भी बता रहा हूँ, है ना। तो एक सिलेंड्रिकल रीजन होगा आपका हमेशा जिसमें कि कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड रहती है। अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर एक कंडक्टिंग लूप को रख दिया जाए तो उसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाता है ना। जैसे अगर मैं कोई लूप लेके आऊं, कंडक्टिंग लूप, उसे अगर मैं इस रीजन के अंदर रख दूं तो इस रीजन के अंदर क्या होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है, बेसिकली इस लूप से कनेक्टेड फ्लक्स अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है, फंक्शन ऑफ टाइम है, तो हम कह देते हैं कि इस लूप के अंदर एक करंट इंड्यूस हो जाता है। मैं मान लेता हूं इस तरह से। अब लोगों ने सोचा कि इसका कारण क्या है, क्या रीजन है कि इस लूप के अंदर करंट आ जाता है। हमें ये पता है कि मैग्नेटिक फोर्स किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है Q इंटू वी क्रॉस बी। तो अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है तो क्या उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग सकता है? नहीं लग सकता। तो कोई पार्टिकल अगर रेस्ट पर है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड उस पार्टिकल को मोशन में भेज सकती है? नहीं। हमें एक और नो चीज सर। पता है कि मैग्नेटिक फील्ड कभी भी वर्क नहीं करती। तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या आता है? जीरो आता है। अब मान लो कि इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड थी और आपने इसके अंदर लाके कंडक्टिंग लूप को रखा, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन्स तो शुरुआत में रेस्ट पर है। फिर मैग्नेटिक फील्ड को अगर चेंज किया जाए तो देखा जाता है कि लूप के अंदर करंट आ जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स मूविंग है। तो इलेक्ट्रॉन्स रुके हुए थे और अब वो इलेक्ट्रॉन्स चलने लग गए जिसकी वजह से करंट आ गया। और इसका रीजन फैराडे ने बताया कि क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन लोगों ने सोचा कि इलेक्ट्रॉन्स चले क्यों? इलेक्ट्रॉन्स अगर रुके हुए हैं और मैग्नेटिक फील्ड रुके हुए इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स नहीं लगा सकती तो फिर मैं इलेक्ट्रॉन्स चल क्यों रहे हैं? तो इस फिनोमेना को समझाने के लिए एक नया थ्योरी बनाई गई जिसे बोला गया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये कह दिया गया कि किसी भी रीजन में अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होती है तो उस रीजन के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है जिसकी फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करते हैं। क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड तो रुके हुए चार्ज पर भी फोर्स लगा सकती है, कितना? Q इंटू ई। तो ये है डेफिनेशन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। इफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन
changes with time an electric field is induced in it which exerts a force on electrons in the loop, inducing current. समझ आया? अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनेगी ये पूछा जाए तो फिर पूरी थ्योरी डेवलप की गई और बोला गया कि मैग्नेटिक रीजन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एक सिलेंड्रिकल रीजन है ना, वो एक वॉर्टेक्स है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में इंड्यूस होती है, इस तरह से। है ना, कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में इंड्यूस होती है और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर आप इस रीजन में कोई लूप रखते हो तो उसके इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगता है और उसके अंदर करंट आ जाता है। तो पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि लूप रखने या ना रखने से कोई मतलब नहीं है। अगर किसी भी रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड फंक्शन ऑफ टाइम है यानी टाइम के साथ बदल रही है तो उस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी। अब अगर आप लूप रख देते हो तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके ऊपर फोर्स लगता है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं और आपके लूप में करंट आ जाता है। क्या क्लियर है ये? किसे कहते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड? यस सर। अब इसके बारे में प्रॉपर्टीज जानना जरूरी है क्योंकि हम पहले भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि जो फोर्स लगाती है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वो इक्वल होता है Q इंटू ई के। यानी कोई चार्ज पार्टिकल Q अगर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है Q इंटू ई। तो इसमें कोई बदलाव नहीं है, जो आपने पहले पढ़ा था एग्जैक्टली सेम है वो। सेकंड चीज होती है, हाँ बोलो। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे डायरेक्शन नहीं डिसाइड किया, मैंने सिर्फ ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। ओके सर। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन्स करंट इस तरफ बोला है मैंने तो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ होगा, ऐसे घूम रहा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही होनी चाहिए, इसलिए मैंने ड्रॉ कर दिया। यस। सेकंड चीज है दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन क्लोज्ड लूप्स। क्या ऐसा ही वहां पर भी था? बताइए। नहीं। तो अनलाइक कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज ने क्रिएट की है वो कभी भी क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करती थी। पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज ने क्रिएट नहीं की है, ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आई है, तो ये हमेशा ही क्लोज लूप के अंदर एग्जिस्ट करती है। तीसरी चीज, वो इलेक्ट्रिक फील्ड नेचर में कैसी होती थी, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो नॉन कंजर्वेटिव होती है। इट इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर, यानी कि इसका वर्क डन एक क्लोज लूप के अंदर जीरो के इक्वल नहीं आता है, जबकि उसका वर्क डन क्लोज लूप के अंदर जीरो के ही इक्वल आता था। समझ आई बात? तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सिमिलैरिटी नहीं है अदर देन इनके फोर्स का फॉर्मूला। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ और सिर्फ फोर्स का जो फॉर्मूला है ऑन चार्ज पार्टिकल वो सेम रहता है, बाकी सब कुछ क्या रहता है, अलग रहता है। दोनों के ओरिजिन का डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड
by a charged particle, जबकि induced electric field is created due to changing magnetic field. बात समझ आई? लिख भी Yes. देता हूँ. Yes. Conventional electric field is generated by a charge and induced electric field is generated due to changing magnetic field. बोलो क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, अब इस पे जेई के अंदर जो क्वेश्चन आया है मैं आपको बता देता हूँ पहले तो क्वेश्चन था which of the following curves may represent electric field as well as magnetic field. तो पहला ऑप्शन हमें इस तरह का दिया गया था. बी ऑप्शन आपका कुछ इस तरह से था. सी ऑप्शन था कुछ इस तरह से. और डी ऑप्शन था हमारा कुछ इस तरह से. बताइए. ऑप्शन Sir. A. सबको ये लग रहा है? Yes, sir. यस सर. तो जिस ईयर मैंने जेई दिया था उस ईयर ये क्वेश्चन आया था, है ना? और दुख की बात ये थी कि मैंने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़ा था. जेई में जो सवाल गलत होते हैं वो जीवन भर याद रहते हैं, इसलिए मुझे ये क्वेश्चन याद है. और उस समय पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया भी नहीं जाता था इतना डिटेल में, तो मुझे याद भी नहीं पढ़ाया भी गया था या नहीं. तो जैसे ही मैंने क्वेश्चन पढ़ा था और मैंने ए ऑप्शन देखा तो मैंने सोचा था ये तो नहीं ही होगा, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्लोज लूप बनाती नहीं, है ना? आंसर यही था. क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड ही होनी चाहिए. तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है तो आपको सारे केसेस कंसीडर करने थे. कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड ए ऑप्शन के साथ एग्री नहीं करती, पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तो करती है. तो ये जो सबसे सिंपल क्वेश्चन था पेपर का वही गलत हो गया. ठीक है. इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी इसके ऊपर आ जाते हैं. अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है, इसीलिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगली चीज के ऊपर चलते हैं जो कि है कैलकुलेशन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, कॉपी करना बंद कर दो, मैं टाइम दे दूंगा. अभी ध्यान दो आप किसके ऊपर, सिर्फ समझने के ऊपर. तो ये मान लो कि हमारा मैग्नेटिक रीजन है ना, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड दी गई है कुछ इस तरह से. आर रेडियस का आपका रीजन है. अब इससे x डिस्टेंस दूर हम पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू. ठीक है. तो बताया किस तरह से जाता है, आप ऐसा समझो कि अगर इस तरह से लूप दिया गया है और बोला गया है कि मैग्नेटिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो आप एक चीज जरूर बता सकते हो, इस x को भूल जाओगे.
सिर्फ इसी लूप को कंसिडर करो, किसी मैग्नेटिक रीजन में मैंने ये लूप रख दिया है, तो अगर इसके अंदर करंट आया है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी इसी डिस्टेंस पर। तो उसे मैं जस्ट यहाँ पे बना रहा हूँ, जस्ट बाहर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं लूप से। कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मान लेते हैं वो ई है। तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है तो इस लूप के अंदर ईएमएफ जनरेट होने वाला है। तो सबसे पहले तो हम कह सकते हैं ईएमएफ जनरेटेड इन द लूप कितना होगा, बताइए। फैराडे ने लॉ दे दिया था कि ईएमएफ की वैल्यू होगी माइनस d/dt। दूसरी चीज, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर है, आपको एक फॉर्मूला जरूर पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलें तो पोटेंशियल घटता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग कोई भी डिस्टेंस चलते हैं तो चेंज इन पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है माइनस इंटीग्रल ऑफ E.dl। याद है या नहीं? यस सर। यस सर। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है वही ईएमएफ जनरेटेड के इक्वल है। तो दोनों को हमने क्या कर दिया, कंपेयर या इक्वेट। दोनों को आप इक्वेट करते हो और आपको रिलेशन मिलती है कि इंटीग्रल ऑफ E.dl इज इक्वल टू d/dt। तो ये है वो फॉर्मूला जिसकी हेल्प से हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल पाएंगे, ठीक है ना। E.dl इज d/b/dt। यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स आपको लिखना है, उसका रेट ऑफ चेंज, और उसे E.dl के इक्वल करना है। समझ आया? नोट डाउन कर लो। चलो मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। तो पूछा जा रहा है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ ए पार्ट है r/2 और बी पार्ट है 2r फ्रॉम O। मैग्नेटिक फील्ड का फंक्शन आपको दिया हुआ है और पूछा गया है कि O पॉइंट से r/2 डिस्टेंस और 2r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा जो कि इंड्यूस होगी। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से पहले जाते हैं r/2 डिस्टेंस पर और एक लूप कंसिडर करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो सर्कुलर फॉर्म में ही होगी, है ना, कुछ इस तरह से। तो अब मैं क्या लिखूंगा, जो हमारा फॉर्मूला है, यानी इंटीग्रल ऑफ E.dl ये होना चाहिए d/b/dt। यहाँ से आपको मिला इंटीग्रल ऑफ E.dl इज d/dt ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो कितने रीजन का मैग्नेटिक फ्लक्स लिखना होगा, ऑब्वियसली हमारे ग्रीन लूप के अंदर से जितना फ्लक्स जा रहा है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो वो फ्लक्स कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा b, यानी कि B0t इंटू एरिया ऑफ दिस लूप जो कि है पाई r/2 का स्क्वायर। अच्छा, क्या सारे r/2 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा? हाँ, Yes, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। तो मैं कह सकता हूँ E इंटू इंटीग्रल ऑफ dl इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट अगर हम कर देते हैं तो हमें यहाँ से मिल जाएगा B0 पाई r²/4। इंटीग्रल ऑफ dl की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2πr/2। 2 पाई r/2। 2 पाई r/2 इज इक्वल टू B0 पाई r²/4।
तो यहाँ से E की वैल्यू आपको मिल जाती है B0R/2। कोई डाउट किसी को? नो सर। अब सिमिलरली मैं क्या करूंगा, 2r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो 2r रेडियस का एक लूप कंसिडर कर लूंगा, है ना, और उसके लिए सेम चीज करूंगा। देखते हैं वैल्यू कितनी आती है। क्या आप लोग बताओ कितनी आएगी सॉल्व करके? मेथड मैंने आपको बता ही दिया। सर वो B0R/4 आएगा लास्ट। यस फोर आएगा, तो लिख देंगे Yes, ई sir, तो बाहर B0 आएगा, R/4 आएगा। इंटीग्रल ऑफ dl हो जाएगा 2π/2r इज इक्वल टू d/dt ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है B0t इंटू π/2r। 2r का स्क्वायर आएगा या r का स्क्वायर आएगा बताओ? R का स्क्वायर आएगा सर, वो मैग्नेटिक फ्लक्स में जिससे पास होता r में ही है r स्क्वायर। ई आपको मिल जाएगा B0R/4। कोई डाउट? नो सर। क्लियर है? यस। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। नोट डाउन हो गया ना सबका? सर ए वाले का भी B0R/4 ही होगा। किसका? सर अच्छा ये, फर्स्ट वाले। अच्छा ये B0R/4 होगा पहले वाले का, हाँ। और दूसरे का भी B0R/4 आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बी इन अ वोर्टेक्स रीजन is given as B is equal to B0 T Q. T is time. Find magnitude of induced electric field at a distance of r/3 and 3r, yeah 2r from the center of vortex और दिया गया है r is the radius of vortex।
हो गया सर। हो गया सबका? यस सर। क्या आया पहले पार्ट का? नॉट आर टी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट आर स्क्वायर बाई 2। सबका मैच कर रहा है? यस सर। देख लेते हैं। ये लिखना था हमें, तो ई हमेशा बाहर आ जाएगा क्योंकि किसी भी एक इंस्टेंट पे, ऑल्दो इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन ऑफ टाइम है पर वो फंक्शन ऑफ पोजीशन नहीं है, तो किसी भी एक इंस्टेंट पे पूरे डीएल के लिए सेम ई रहता है, इसलिए वो बाहर आ जाता है। इंटीग्रल हो जाएगा आपका 2πr/3। ये होना चाहिए d/dt ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B0 t³ और इनटू एरिया जो हम लेंगे, इतने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है पर एरिया हम कौन सा वाला लेंगे? सिर्फ अंदर वाला। ठीक है ना? यहाँ से ई की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी? डिफरेंशिएट करोगे आपको यहाँ से मिलेगा 1 3 से 3 यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास B0 t² सर r r²। by 3 का स्क्वायर आएगा। क्या कह रहे हो बेटा? हाँ, स्क्वायर आएगा। r बचेगा हमारे पास, अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा? 6। 6। क्लियर है? सिमिलरली बी पार्ट में एट 2r डिस्टेंस, फिर से मैं वही चीज लिखूंगा, इसको E1 कह देते हैं, तो आप लिख सकते हो E2 इंटू 2π इंटू 2r। ये हो जाना चाहिए d/dt ऑफ B0 t³ इंटू पाई, सिर्फ r तक का लिया जाएगा क्योंकि r तक ही मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ से E2 की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास? तो वो आ जाएगी 3/4 B0 t² r। सही है? यस बस, तो ये सर छोटा डिनोमिनेटर में 6 कैसे आ रहा है? 3 भी कटेगा मतलब कट जाएगा, 2 आएगा, 2 आएगा सर डिनोमिनेटर में पहले में। क्यूब का डिफरेंशिएशन करके 3b0 t² आएगा, तो पहले का डिनोमिनेटर में 2 आएगा सर। पिछले वाले में हाँ सर। 3 से एक 3 कट गया था, एक 3 ये भी कट गया। हाँ ठीक, क्लियर है? यस तो छोटा सा टॉपिक है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि जनरली लोग इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। क्वेश्चन इसका काफी सिंपल है, या तो थियोरेटिकल होता है या फिर न्यूमेरिकल में यही क्वेश्चन आ सकता है। यही मतलब सेम डेटा नहीं, सेम कॉन्सेप्ट। क्लियर हुआ? और कराने की जरूरत है? समझ गए हो? फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना? बढ़े अगली हेडिंग पे। यस सर। चलो, तो अगली हेडिंग आती है हमारी सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, अब थोड़ा बहुत नाम से क्लियर हो जाता है, पर फिर भी देखते हैं मतलब क्या है इसका। हमें एक चीज पता है कि अगर आपके पास कोई क्लोज कंडक्टिंग लूप है और उसे एक ऐसे रीजन में रख दिया जाए जहां पे मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रही है, तो इसके अंदर एक इंड्यूस्ड करंट आ जाता है। तो हुआ क्या कि बाहर किसी कारण से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी जो टाइम के साथ चेंज हुई और उसने इसके अंदर करंट प्रोड्यूस कर दिया। ये क्वेश्चंस हमने अभी तक किए हैं। पर मान लो एक लूप था और इसमें कोई करंट पहले से था आई, ठीक है ना? तो बताओ क्या इस आई की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी? हाँ। यस अगर मैं अंदर पूछूं या सेंटर पे पूछूं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ जाएगी?
आउट ऑफ द बी। आउट। अगर ऐसा हो कि समय के साथ इसका खुद का करंट चेंज होने लगे, हम बाहर से कुछ सोर्स लगाएं, बैटरी लगाएं ऐसी कि इसका करंट फंक्शन ऑफ टाइम हो जाए या खुद से चेंज होने लगे, तो इससे पास करने वाला जो फ्लक्स है क्या वो भी चेंज होने लगेगा? यस। अब लेंज लॉ में या फैराडे लॉ ने इन्होंने एक ही बात कही थी कि अगर किसी क्लोज कंडक्टिंग लूप से एसोसिएटेड फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो तो उसमें एक अपोजिंग ईएमएफ जनरेट होगा। उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि जो फ्लक्स है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का होना चाहिए या खुद की मैग्नेटिक फील्ड का होना चाहिए, ऐसा कुछ बताया नहीं था। तो अगर हम उस प्रिंसिपल से चलें तो क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बदलने से लूप के अंदर करंट आया, सिमिलरली अगर इसकी खुद की करंट की वजह से जो खुद का फ्लक्स है वो भी अगर टाइम के साथ चेंज हो तो ये उसे भी अपोज करने के लिए एक ईएमएफ इंड्यूस करता है, और वो जो प्रोसेस है इसे कहा जाता है सेल्फ इंडक्शन। यानी इसने खुद के करंट के चेंज की वजह से खुद ही में से जो फ्लक्स चेंज हो रहा था उसको अपोज करने के लिए एक अपोजिंग ईएमएफ जनरेट कर लिया। समझ आई क्या बात? तो इसीलिए इस फिनोमेना को कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो द इंडक्शन of opposing EMF due to change in self flux of a coil is called self inductance या self induction। क्लियर हुआ? और the ability of a coil to oppose the self flux change is called self inductance और simply inductance। समझ आ रहा है? इसकी जो क्षमता होगी कि ये उस चेंज को अपोज करे वो हम इंडक्टेंस के टर्म्स में मेजर करेंगे। तो 3 इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे सिलेबस में, पहला होता है रजिस्टर जो आप पढ़ चुके हो, दूसरा होता है कैपेसिटर वो भी आप पढ़ चुके हो, और तीसरा होता है इंडक्टर वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। क्लियर हो? यस सर। तो यहाँ से एक चीज तो आप देख सकते हो, इसका खुद का फ्लक्स जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा इसमें बहने वाले करंट के, यानी जितना ज्यादा इसमें करंट उतना ज्यादा इसका खुद का फ्लक्स। तो प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया गया और इसे कहा गया एल आई, या एल को कह दिया गया पाई बाय आई, और इसी को कहा गया सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस को मेजर किया जाता है हेनरी में, इसकी यूनिट हेनरी है, जैसे कैपेसिटेंस की फैरेड है, ठीक है ना? इसके अंदर हम मेजर करते हैं। अच्छा मुझे बताओ, जैसे रेजिस्टेंस आता है V बाय आई, कैपेसिटेंस आता है Q बाय डेल्टा V, वैसे ही इंडक्टेंस आ गया है पाई बाय आई। तो क्या रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करता था? नहीं। नो सर, नहीं करता। कैपेसिटेंस चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड करता था? नहीं। नो सर। सिमिलरली जो किसी कॉइल का है वो भी इससे पास होने वाले फ्लक्स या करंट पे डिपेंड नहीं करता। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इंडिपेंडेंट ऑफ फाई
और I, या मैं लिख सकता हूं कि जो इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस of an inductor depends on its shape, size and medium only. तो तीनों के लिए एक जैसी चीज है जो याद रखनी है आपको कि फॉर्मूला थोड़ा सा डिसीविंग होता है, फॉर्मूले से जो आ रहा है उस पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो कोई बोले कि एक कॉइल थी इसमें करंट I फ्लो कर रहा था, उसी करंट को अगर 2I कर दें तो उसके सेल्फ इंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आप कहोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? तो क्वेश्चन कर लेते हैं। The flux through a coil, the flux through a coil with changing current is 50 Weber when current is 2 ampere. Find its self inductance. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मेंस में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं मेंस में, एडवांस में कोई चांस नहीं। एल की वैल्यू हो गई सिंपली आपका 50 बाय आई आपको दिया गया है 2, यानी क्या आ गया हमारे पास 25 हेनरी, कैपिटल H सिंबल होता है। क्लियर है? अब जनरली जैसे आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बहुत यूज होता था, वैसे ही एक इंडक्टर है पर्टिकुलर में जो बहुत ज्यादा यूज होता है, जिसे हम सोलेनॉइड कहते हैं। ठीक है, तो एक सोलेनॉइड को ही हम एक इंडक्टर कहते हैं और उसे सर्किट में यूज करते हैं, तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालना हमें आना चाहिए। डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, याद भी रख सकते हो। तो जैसे ये आपका सोलेनॉइड है, मान लेते हैं L इसकी लेंथ है और A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दिया गया है N है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब बताओ इसका सेल्फ इंडक्टेंस बताने के लिए क्या इसमें करंट देना जरूरी है? नहीं, सेल्फ इंडक्टेंस तो इन्हीं चीजों पर डिपेंड करना चाहिए, पर फाइंड करने के लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। स्टेप 1 होता है आप अज्यूम करते हो कि इसमें कोई करंट आई है। ठीक है, तो मैंने अज्यूम किया है करंट आई। अगर मैंने अज्यूम किया है तो ऑब्वियसली फाइनल रिजल्ट में आई नहीं होना चाहिए। अगर मैं आई करंट अज्यूम करता हूं तो मुझे पता है कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट एन आई। तो इससे अगर टोटल फ्लक्स लिखा जाए, स्टेप 2 वही है हमारा, हम लिख देते हैं टोटल फ्लक्स ये होना चाहिए एल आई। तो टोटल फ्लक्स अगर लिखते हो तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए
ये तो एक लूप का फ्लक्स हुआ, टोटल कितने लूप्स हैं? n into l n पर यूनिट लेंथ इंटू टोटल लेंथ हो गया l इंटू आई, आई से आई कट जाएगा, l की वैल्यू आपको यहाँ से मिलती है म्यू नॉट n स्क्वायर al। ये हो जाता है फॉर्मूला सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। ऑब्वियसली यहाँ l इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एरिया ये दिया गया है। अब क्योंकि लेंथ बहुत बड़ी बोली गई है तो कई बार पूछ लिया जाता है आपसे सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम, इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, यही तो वॉल्यूम है आपकी। तो इसे अगर एल डैश कह दें तो ये हो जाता है एल बाय ए इंटू एल, और ये आ जाता है सिंपली म्यू नॉट एन स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें सिर्फ सोलेनॉइड का ही हम याद रखते हैं, बाकी किसी शेप का क्वेश्चन आता नहीं है क्योंकि सॉल्व कर पाना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। मान लो मैं आपको सिर्फ एक रिंग दे दूं और बोल दूं कि उसमें करंट आई है, तो क्या आप उस रिंग का खुद से फ्लक्स निकाल सकते हो? बताओ। नो सवाल सुना तुमने? एक रिंग दे दूं मैं आपको और उसमें करंट आई बोल दूं तो इससे कितना फ्लक्स पास कर रहा है, क्या आप ये बता सकते हो? मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता इसमें। मैग्नेटिक फील्ड पे पता होती है आपको और कहीं पता ही नहीं होती ना, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते। सोलेनॉइड में यूनिफॉर्म आ गई थी हर जगह, इसीलिए ये काम कर जाता है। तो यही सिर्फ आपको याद रखना है। तो सेल्फ इंडक्टेंस से डायरेक्टली सेल्फ इंडक्टेंस निकालने का क्वेश्चन या तो फॉर्मूला बेस्ड आता है जैसा मैंने आपको कराया, या सोलेनॉइड का डायरेक्टली पूछ लिया जाता है मेंस में, या फिर क्वेश्चन इंडक्टर के ऊपर आता है जिसमें हमारा इंडक्टर का सर्किट होता है, जैसा आप कैपेसिटर का सर्किट, रेजिस्टर का सर्किट पढ़ के आए हो, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी सेल्फ इंडक्टेंस इतना ही है। किसी को कोई डाउट? तो क्वेश्चन सेल्फ इंडक्टेंस पे नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर जरूर आ जाता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो अब आपको नाम से समझ आ रहा होगा, सेल्फ इंडक्टेंस था खुद के फ्लक्स में चेंज की वजह से जो खुद के अंदर अपोजिंग ईएमएफ जनरेट हुआ। म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब है किसी एक ऑब्जेक्ट में करंट वेरी कराया जाए, उसकी वजह से किसी दूसरी ऑब्जेक्ट का फ्लक्स चेंज हो, तो उस दूसरी ऑब्जेक्ट में जो ईएमएफ इंड्यूस हो, इस फिनोमेना को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इंडक्शन ऑफ ईएमएफ in one object due to change in flux, due to change in flux by changing current, by changing current in another object। समझ आया? एक के अंदर चेंज करेंगे और दूसरे पर उसका इफेक्ट देखेंगे। मान लो एक लूप ये है और एक लूप आपका ये है, तो ऑब्वियसली एक के अंदर अगर आप करंट चेंज करते हो उसकी जो फील्ड लाइंस हैं अगर वो दूसरे से कनेक्टेड हैं और इस तरह से फ्लक्स बन रहा है तो फ्लक्स भी चेंज होगा, तो इसमें ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है ना, इसे कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो सिमिलरली फाई फिर से प्रोपोर्शनल होगा आई के, इससे जाने वाला फ्लक्स इसके करंट के तो प्रोपोर्शनल ही आएगा।
प्रोपोर्शनलिटी हटाई जाती है और फाई को कह दिया जाता है एम आई, जहां एम हो जाता है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेम यूनिट। बताइए क्या ये डिपेंड करता होगा करंट के ऊपर या फ्लक्स के ऊपर? नो सर। एम जो है डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ ऑन शेप, साइज, मीडियम एंड ज्योमेट्रिकल ओरिएंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कि एक का फ्लक्स दूसरे से कितनी हद तक कनेक्टेड है। अगर बहुत पास पास रखोगे तो ऑब्वियसली एक का फ्लक्स दूसरे से काफी ज्यादा कनेक्टेड होगा, और अगर आप दूर दूर रखोगे तो एक का फ्लक्स दूसरे से काफी कम कनेक्टेड होगा। तो जितना ज्यादा वो आपस में कनेक्टेड हैं उन्हें कहा जाता है कपलिंग उतनी ही अच्छी है, और जितने बुरी तरह से वो कनेक्टेड है यानी दूर दूर हैं या फ्लक्स का लिंकेज नहीं हो पा रहा, तो कहा जाता है कि कपलिंग जो है वो पुअर है। तो सिर्फ इन्हीं फैक्टर्स पे म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है। समझ आया? तो इसे करने के लिए आप क्या करते हो, एक के अंदर करंट अज्यूम करते हो, उसके वजह से दूसरे पे फ्लक्स लिखते हो और उस फ्लक्स को एम आई के इक्वल कर देते हो। ठीक है, तो टू फाइंड एम assume current in one object write its flux in another object and then use phi is equal to mi, और वहां से i कट जाना चाहिए। अब हमेशा दो ऑब्जेक्ट्स रहेंगी तो आपको दिमाग बस ये लगाना है कि किसमें करंट माने और किससे फ्लक्स लिखें। तो ऑब्वियसली उसमें करंट मानो जिसकी वजह से दूसरी ऑब्जेक्ट पे मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हो, है ना? समझ आया? यस सर। हाँ बोलो। सर वो ईएमएफ कैसे इंड्यूस हुआ, एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं? सवाल यार समझ नहीं आ रहा। ये तो बहुत पहले बताया था ना ईएमएफ कैसे इंड्यूस हुआ। नहीं सर, वो म्यूचुअल इंडक्शन में सर, वो दूसरी लूप में। बेटा आज तक ईएमएफ कैसे इंड्यूस हुआ था? तो अभी मैंने आपको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक पढ़ाया, सुना था आपने? भाई थोड़ा बोलना पड़ेगा हाँ या ना, परेशान हो जाता हूँ मैं, बोल दिया करो फटाफट। पढ़ा था ना आपने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड? यस सर। क्या था बेटा वो? अगर किसी लूप से कनेक्टेड फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो तो उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगी, इसकी वजह से करंट इंड्यूस होगा। समझ आया? यस सर। एक लूप है, उसमें जो करंट है वो चेंज हो रहा है, तो उस लूप के द्वारा प्रोड्यूस किया गया फ्लक्स अगर दूसरे लूप से पास कर रहा है तो दूसरे लूप से पास होने वाला फ्लक्स टाइम के साथ बदलेगा। अगर इस वाले यस। लूप से जो फ्लक्स है वो टाइम के साथ बदलेगा तो इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आई होगी।
यस सर। समझ आया? यस सर, क्लियर सर। चलो, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, एक इनफाइनाइट वायर है और एक रिंग है, इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना है। किसी एक में करंट मानो, उसकी वजह से किसी दूसरे में फ्लक्स लिखो और उसे एमआई के इक्वल कर दो। आया? यस सर, आ गया। म्यू नॉट आर स्क्वायर बाय 2 है। इसमें करंट मानना चाहिए, लूप में या वायर में? सर वायर में मानेंगे, कांस्टेंट हो जाएगी मैग्नेटिक। बिल्कुल। तो वायर में अगर आप करंट मानते हो तो उसकी वजह से यहाँ लिख पाना आसान है, क्योंकि एल बहुत बड़ा है, तो ये लूप ऑलमोस्ट एक पॉइंट है, तो इसके सेंटर पे जो फील्ड होगी वही हर जगह फील्ड होगी। तो फ्लक्स अगर मैं लिखूं तो मैग्नेटिक फील्ड आई म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एल इनटू एरिया किसका लिख देंगे, दूसरे वाले लूप का, और इसे इक्वेट कर देंगे किसके, एम आई के। जो माना हुआ आई है वो कट गया, बची हुई चीज आपकी एम है। एक लाइन का ही क्वेश्चन होता है सिर्फ ये। समझ आया? तो क्योंकि हम फ्लक्स पहले पढ़ चुके हैं, अगर आपको फ्लक्स लिखना आता है तो फिर कोई बड़ी चीज नहीं है एम निकालना, उसे एम आई के इक्वल ही तो करना है, तो आई से आई कट जाएगा। कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में? नो सर। चलिए एक और ट्राई करते हैं। तो दो कॉन्सेंट्रिक लूप हैं, एक की रेडियस ए है, दूसरे की रेडियस बी है। यहाँ दिया गया है ए इज वेरी वेरी लेस देन बी, तो फाइंड एम। हो गया सर। म्यू नॉट पाई स्क्वायर बाय 2 भी। सही है, सबका आया? तो किस लूप में करंट मानना चाहिए? ऑब्वियसली सर अंदर वाले में बाहर। मानोगे तो बाहर वाले पे फ्लक्स नहीं लिख पाओगे, इसलिए बाहर वाले पे मान लो। छोटा वाला बहुत छोटा है तो सेंटर का फील्ड काम आ जाएगा, तो फ्लक्स को लिख देंगे बी, यानी कि म्यू नॉट आई बाय 2 आर इंटू अंदर वाले का एरिया पाई ए स्क्वायर। इसे कर देंगे एम आई के इक्वल। आई से आई कट गया, एम की वैल्यू आपको मिल गई म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर बाई 2b। कोई दिक्कत? नो सर। सर हमने करंट बाहर वाले में इसलिए माना ताकि जो मतलब मैग्नेटिक फील्ड है वो पूरा एरिया छोटे अंदर वाले लूप का मतलब हो। बेसिकली आपको करना है क्या है बेटा, एक में करंट मानना है और उसकी वजह से दूसरे पे फील्ड लिखना है, दूसरे पे फ्लक्स लिखना है बेसिकली। तो सोच के देखो, अगर आप छोटे वाले लूप में करंट मान लेते, यस सर, तो बड़े वाले के अंदर पूरा फ्लक्स नहीं आता। आप ये फ्लक्स लिख ही नहीं पाते ना, यहाँ पे कितना फ्लक्स यस। आएगा, कि हमें उसका फॉर्मूला ही नहीं पता, हम सिर्फ एक्सिस पे ही बता पाते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, बड़े वाले पे लिख लिया ताकि उसके सेंटर पे हम लिख सकें।
क्लियर? यस सर। दूसरी से तीसरी बार मैं ये सेम टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, अब सबका हो जाना चाहिए। तो एक हमारे पास इनफाइनाइट वायर है जो यहाँ से एल डिस्टेंस पर है, तो आपको बताना है एम की वैल्यू क्या होगी इफ ए पार्ट के अंदर एल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए कॉमा बी, और बी पार्ट के अंदर एल मुझे दिया गया है मान लो 3b या 3a ले लो, चलो। हो गया सर। क्या आया? सर फर्स्ट का म्यू नॉट ए बी बाई 2 पाई एल और सेकंड का म्यू नॉट बी एल एन 4/3/2 तो पहले केस में ऑब्वियसली करंट में वायर में मानूंगा, क्योंकि लूप में मानने से वायर के में तो फ्लक्स लिख नहीं सकते, तो वायर में करंट माना तो लूप पे फ्लक्स लिख सकते हैं। तो ए पार्ट के अंदर हम कह सकते हैं फ्लक्स की जो वैल्यू होगी, क्योंकि एल बहुत बड़ा है तो ऑलमोस्ट इसे क्या मान सकते हैं, पॉइंट ही मान सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड आ गई म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एल इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी, इसे कर दूंगा मैं एम आई के इक्वल। यहाँ से आपको m की वैल्यू मिल गई म्यू नॉट ए बी बाई 2 पाई एल। सही है? यस सर। बी पार्ट के अंदर बहुत बड़ा है तो हर जगह पे फील्ड अलग है। अब टोटल फ्लक्स लिखने के लिए हम कई बार कर चुके हैं, x डिस्टेंस पे जाके एक dx थिकनेस की स्ट्रिप कंसीडर करेंगे और टोटल फ्लक्स लिखेंगे। तो यहाँ से जो फाई आएगा आपके पास वो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स इंटू इसका एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन एल यानी कि 3a से लेके एल प्लस ए यानी कि 4a तक, ये आपको मिलेगा म्यू नॉट आई बी बाई 2 पाई एल एन 4/3, और इसे इक्वल कर देंगे हम एम आई के। आई से आई फिर कट जाएगा और m की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी म्यू नॉट बी अपॉन 2 पाई एल एन 4/3। कोई दिक्कत? नो सर। अगर आप फ्लक्स लिख सकते हो तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक, सॉरी क्या था, म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है ना?
Yes, तो sir. सारे फ्लक्स वाले क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकते हैं। और देखो किस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। For two coils A and B, when current in coil A is 2 ampere, flux through B is 10 Weber. Okay. If current is now generated, yeah, if current in B is 4 ampere, find its flux through A. ट्वेंटी वी 20 है। क्या आया? Yes sir, 20 है। 20। साधारण सर, पहले ही आप क्या कह दोगे सिंपली, फ्लक्स इन ए इज इक्वल टू एम, जो भी होगा ए और बी का, इंटू करेंट इन बी, है ना। या हम लिख सकते हैं फ्लक्स इन बी होगा एम, जो भी होगा ए और बी का करेंट इन ए। तो आपको ये दिया गया कि बी से जो फ्लक्स है वो 10 है, एम ए बी, करंट जब ए के अंदर कितना है 2 एम्पियर। तो यहाँ से म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू मिल गई 5, और ये तो फिक्स रहता है। तो फ्लक्स थ्रू ए आप बड़ी आसानी से बता सकते हो 5 इंटू करेंट इन बी इज 4 एम्पियर, यानी कि 20 वेबर। क्लियर हुआ? तो एम चेंज नहीं होता, भले आप किसी भी लूप के अंदर करंट ले लो। कंफ्यूज करने के लिए क्या है, अभी तो हेडिंग चल रही है तो आप लोग बड़ी आसानी से बता पा रहे हो, तो कई बार लोग दुखी हो जाते हैं इसी चीज से। जैसे फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द वायर ड्यू टू द करंट कैरिंग लूप if current in loop is I naught। क्वेश्चन समझ आया? तो एक उन्होंने क्या किया, एक वायर दे दिया आपको ऐसे, है ना, और इनफाइनाइट वायर दे दिया, और एक यहाँ पे ले लिया लूप, कुछ इस तरह से, और इसकी रेडियस मान लो कि ले ली r, और ये डिस्टेंस मान लो ले ली l, और कह दिया कि l इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, और इसमें करंट दे दिया I। पूछा है वायर से फ्लक्स। अब इसमें कई बार बच्चे क्या हो जाते हैं कंफ्यूज कि वायर से फ्लक्स कैसे निकालें भाई। ना तो हम लूप की वजह से वहां पे फील्ड लिख सकते हैं, ना हमें वायर का एरिया पता है। उस समय ये क्लिक करना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन किसका है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का। बताओ जरा क्या आता है। तो फ्लक्स इन ए इज एम ए बी, करंट इन बी,
and flux in B is MAB, current in A. ये फंडा यूज करना है आपको। म्यू नॉट आर स्क्वायर बाय 2l। बिल्कुल। क्या कर लोगे आप सिंपली इमेजिन कर लोगे कि इसमें कोई करंट होगा I1, इसकी वजह से इस पे आप फ्लक्स लिख दो, तो फ्लक्स इन बी ये क्या हो जाएगा, इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लगभग कांस्टेंट, तो म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई एल इंटू इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, है ना। इसको कर दो MAB इंटू I1 के इक्वल, क्योंकि जो आपने अज्यूम किया है I1 उड़ जाएगा और MAB आपको मिल जाएगा। तो अब बड़ी आसानी से हम क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स थ्रू वायर कितना होगा, तो वो हो जाएगा MAB इंटू इसमें जो करंट दिया गया है B में I, MAB की वैल्यू आपको मिली गई है म्यू नॉट पाई, पाई से पाई उड़ गया, म्यू नॉट आर स्क्वायर बाई 2l इंटू I। अरे बोलिए, तो मानते हो कि ये क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ पे आपको बहुत सिंपल लगा है, पर क्या होता है ना कि जब काफी समय बाद आपका एग्जाम होगा तो अचानक से क्लिक करे, मानते हो थोड़ा सा मुश्किल है क्लिक करना, हाँ सर। इसको ना नोट डाउन और ये समझ लेना कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है फ्लक्स निकालने का जहां हम करंट नहीं लिख पा रहे हैं, या हम फील्ड ही नहीं लिख पा रहे हैं, या एरिया हमारे लिए सेंस ही नहीं बन रहा है, वायर का एरिया मतलब क्या, वो म्यूचुअल इंडक्टेंस का ही क्वेश्चन। तो आप सिंपल वाले से निकाल दो फ्लक्स और MAB को वहां यूज कर लो, तो इसके ऊपर काफी सारे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला टाइप तो मैंने आपको बताई, बहुत ही सिंपल है ना। दूसरा टाइप में आपको फ्लक्स की वैल्यू या MAB डायरेक्टली पूछ लेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या है, और तीसरे में इस तरह से रिलेशन दे सकते हैं। क्लियर है? यस सर। तो अगली क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे, और डिस्कशन के बाद हम लोग इंडक्टर के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, जो कि आपका इंस्ट्रूमेंट है। ओके सर। होमवर्क कर लेना सभी लोग, ठीक है ना। Yes, sir. Yes.